हे वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, इससे हमने पिछले लेक्चर में जो हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के मैंने कुछ नियम को आपको बताया था। आप लोग अगर वो वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर उसे पहले उसे देख लीजिए, ताकि आपको ये वाला जो टॉपिक है, जो आज जो अवतल दर्पण के जो 6 मुख्य नियम होते हैं उसको हम लोग जानेंगे। अगर आप उससे पहले वो लेक्चर हमारा नहीं देखे रहेंगे तो आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोग लेकिन फिर भी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो भी समझ में आएगा, अगर आपने देखा है तो उससे काफी बेटर फील हो जाएगा। ओके जी, तो चलिए अपना समय को जाया ना करते हुए आज का अपना चैप्टर, ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज जो हमारा टॉपिक है, जो गोल है, जो हमारा एजेंडा है, गोली दर्पणों से प्रतिबिंब के बनना। देखिए गोली दर्पण से हमारे दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। गोली दर्पण से क्या होता है, एक हमारा एक अवतल दर्पण बनता है, क्योंकि गोली दर्पण से जो हमारा होता है उसमें दो ही दर्पण बढ़ते हैं, एक तो अवतल दर्पण बनता है, दूसरा उत्तल दर्पण, कॉन्केव मिरर, अनकॉन्वेक्स मिरर। ओके जी, अब देखिए तो हमारा पहला क्या है, अवतल दर्पण, और दूसरा है उत्तल दर्पण। इसे हम लोग कॉन्केव मिरर और इसको कॉन्वेक्स मिरर भी बोलते हैं। ओके जी, अब देखिए देखिए अब इसमें देखिए जो हमारा अवतल दर्पण है इसमें मुख्य कितनी स्थितियां हैं, 6 स्थितियां हैं। ये क्या बता रहा है, प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब के बनने का, ठीक है जी। प्रतिबिंब के बनने का 6 स्थितियां हैं, किसमें, अवतल दर्पण में। और इसमें क्या है, कितनी स्थितियां हैं प्रतिबिंब का बनने का, मात्र 2 स्थितियां, ओनली 2। तो आज हम लोग देखेंगे पहला जो हमारा अवतल दर्पण है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके जी, जो 6 स्थितियां हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए जो हमारा क्या है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा देखिए प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा ये जो हमारा अवतल दर्पण द्वारा, तो चलिए अब देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थितियां। देखिए तो अवतल दर्पण द्वारा क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थितियां, कितनी स्थितियां हैं, 6 स्थितियां। देखिए 1 2 3 4 5 6। ये मैंने जो ब्लू कलर से जो एरो बनाया हुआ है ये क्या है, वस्तु है, मतलब वस्तु एक बार यहाँ रखा गया है। ये हमारी पहली स्थिति है, ये हमारा दूसरा स्थिति है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठवां स्थिति है। ओके जी, तो अब देखिए पहले ये समझिए ये क्या है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या खींचा, मुख्य अक्ष खींचा, फिर उसके बाद मैंने ये क्या बनाया, एक मिरर बनाया, इस पे एक कलाई कर दिया गया, जिससे हमने बोला ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। क्या है ये हमारा अवतल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण पे हमने देखिए सबसे पहले क्या किया है, एक वस्तु को रखा है जो क्या है, अनंत पर है। किस पे है, अनंत पर, ठीक है। ये हमारा क्या है, अनंत, जिसे हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं अपरिभाषित। देखिए ये हमारा क्या है, अनंत पे, मतलब कहीं पे वस्तु रखा है जो दिखाई नहीं दे रहा है, अनंत पे है, ठीक है, बहुत कम दिखाई दे रहा है, तो सूक्ष्म में समझ लीजिए, ठीक है। तो जब हम लोग वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बिल्कुल फोकस पे बनता है। ये देखिए मैंने रेड कलर से एरो बना के दिखाया हुआ है। ओके जी, अब देखिए और दूसरी स्थिति क्या होता है, जो हमारा सी है, मतलब वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अनंत के बीच में जब रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। जब हम लोग अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो हमारा दूसरा प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। ओके जी, अब देखिए तीसरा स्थिति हमने क्या रखा है, जो हमारा वस्तु है उसे हमने क्या रख दिया, वक्रता केंद्र पर ही रख दिया है, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ओके जी, अब देखिए जो हमारा चौथा स्थिति है उसपे मैंने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखा है। ओके जी, जब हमने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखा है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ओके जी, और जब हमने फोकस पे रख दिया, पांचवा स्थिति है जो हमने फोकस पे वस्तु रख दिया,
तो हमारा प्रतिबिंब क्या बना, अनंत पे बना है। कहां पे बना है, अनंत पे। ओके जी। अब देखिए, अब जो हमारा छठवां स्थिति है, जो हमारा मेन स्थिति है, ये मतलब ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या है, इसको जो हमने एकदम फोकस और पोल के बीच में रखा है, तो ये हमारा क्या बना है, दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो कि इससे कई गुना बड़ा बना है। ये हमारा कौन सी स्थिति है, छठवां स्थिति है। ओके जी। आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग मेरा इससे पहले का लेक्चर देख लीजिएगा, जो मैंने नियम बताए थे। उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा फील आएगा। ओके जी। अब देखिए, आपको ये पूरा समझ में आ गया। अब आपने एक चीज नोटिस किया है, क्या नोटिस किया है मैं बताता हूँ। देखिए, आप देख रहे हैं कि जो हमने वस्तु लिया है, आनंद पे भी उतना बड़ा लिया है, इस पे भी इतना बड़ा, वक्ता केंद्र पे भी उतना लिया है, और इसके बीच में भी, फोकस पे भी, और फोकस और पोल के बीच में भी हमने एक सिमिलर, एक समान वस्तु को लिया है। लेकिन उसका जो प्रतिबिंब बना है, पहला तो जो हमारा पांचवा पहला स्थिति है, वो तो एकदम छोटा सा, मतलब फोकस पे ही बना है। इस पे हम लोग यहाँ पे भी दर्शा सकते हैं। ओके जी। और उसके बाद ये इससे बड़ा ये हमारा बना है। फिर जो हमारी तीसरी स्थिति है, ये उससे भी बड़ा बना है। जो हमारा चौथा स्थिति है, ये उससे भी बड़ा बना है। और जो हमारी पांचवा स्थिति है, ये उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा बना है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू, चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो हमारा जो पहला स्थिति जो था, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंबों का बनने की स्थितियां थी, वो 6 स्थितियां थी। तो अब हमारा हम लोग पहला स्थिति और दूसरा स्थिति अब देखेंगे। देखिए, ओके जी। अब देखिए, जो हमारा क्या है, स्थिति नंबर 1 है कि जब वस्तु अनंत हो, मतलब इनफाइनाइट, अनंत, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में दिख रहा हो, ठीक है। तो देखिए, तो हमने इससे पहले रूल्स में पढ़ा था। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक वस्तु ले लिया जिसका हमने नाम ए और बी रखा। उसके बाद अब इसकी प्रकाश किरणें आएंगी, इस पे पड़ेंगी, ठीक है, दोनों तरफ से। तो देखिए, हमने रूल में क्या पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होके गुजरती है। ठीक ठीक उसी प्रकार इस तरफ से भी पढ़ा। तो आप लोग देख रहे हैं कि जब मुख्य फोकस में चलने वाली किरणें जब फोकस से होकर परावर्तित होती है दोनों तरफ से, तो ये किस पे कट लग रहा है, कि फोकस पे कट लग रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा वस्तु है, वो किस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। ओके जी। आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अब देखिए, फोकस पे बन गया, और हमारा वस्तु तो बहुत बड़ा था, जो कि ये बहुत ही दूर था, इसलिए ये इसकी जो वास्तविकता है, इसका जो इमेज का जो साइज है, वो क्या है, बिंदु नुमा। कैसा नुमा है, बिंदु नुमा बना है। वो भी किस पे बना है, फोकस पे बना है। ओके जी। मैं इसलिए आपको पहले से ऐसे बना देता हूं कि जना आपको उसका टाइम भी बचे और आपको समझाने में ज्यादा टाइम भी ना लगे। ओके जी। क्योंकि आज हमारा थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया है। आज हमारा जो थोड़ा सा क्या है, लाइट इशू हो गया है, लाइट थोड़ा सा बिगड़ गया है। ओके जी। तो थोड़ा इसलिए हम लोग स्लोली पढ़ेंगे। अब देखिए, तो ये हो गया। अब देखिए, अब इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ इतना ही बोर्ड में बना के आएंगे तो आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। क्योंकि इसमें कुछ लिखिए, जब आप लोग 3 बातें इसके बारे में लिखेंगे, जैसे जैसे आप लोग जब स्कूल में जाते हैं एडमिशन करवाने, तो क्या देते हैं, आधार कार्ड, फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं ना, अपने बारे में कुछ आइडेंटिटी देते हैं ना, कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या करता हूँ, ठीक है। ओके जी। तो अब देखिए, तो इस इमेज का भी कुछ स्थितियां जो है कि लिखी जाती है। देखिए, जैसे जैसे क्या कह रहा है, पहला क्या है, प्रकृति, आकार और स्थिति। प्रकृति मतलब सॉरी, हाँ हाँ, प्रकृति मतलब वस्तु कितना, कैसा बना है, आकार इसका साइज कितना है, और स्थिति ये कहां पर बना है। ओके जी। तो देखिए, प्राकृतिक हमारी क्या है, क्योंकि देखिए आपको तो पता ही है, आपने इससे पिछले वाले क्लास में पढ़ा भी था नियम में, कि अवतल दर्पण पे जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और सदैव उल्टे बनते हैं। ओके जी। तो ये जो हमारा जो ये हमारा प्रतिबिंब बना है, वो क्या है, दर्पण के बाईं तरफ है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारा प्राकृतिक कैसा है, वास्तविक, वह, और कैसा प्रतिबिंब बनता है हमेशा,
उल्टा बनता है, किसमें? अवतल दर्पण में। ओके जी, तो ये वास्तविक और उल्टा इसकी प्राकृतिक हो गई। अब इसका आकार कैसा है? आपको दिख रहा है कि बिंदु के आकार का। कैसा आकार है इसका? बिंदु के आकार का। ठीक है जी। अब देखिए, अब क्या कह रहा है? स्थिति। स्थिति मतलब पूछ रहा है कि ये जो हमारा प्रतिबिंब बना है, जो परावर्तन के पश्चात जहां पे कट हुआ है, कहां पे कट हुआ है? फोकस पे, मतलब प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बना, तो स्थिति कहाँ है? फोकस पर। ठीक है जी, यह पर बनता है, लिख दीजिए यह पर बनता है। आप लोग फोकस भी लिख सकते हैं। ओके जी, आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब क्या कह रहा है? दूसरी स्थिति जो हमारी है कि कह रहा है जब वस्तु सी से दूर हो, मतलब जो ये हमारा सी है, मतलब जो हमारा वस्तु यहाँ पे हो, देखिए यहाँ पे सेंटर से दूर, और मतलब अनंत और सेंटर के बीच में, ये अनंत यहाँ पे हो जाता है और ये हमारा सेंटर इसके बीच में। तो अब देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण किससे होकर आती है? फोकस से होकर गई। ओके जी, और इसके दूसरी किरण भी जाए, क्योंकि एक ही किरण से जब रिफ्लेक्शन होगा तो प्रकाश तो बनेगा नहीं। प्रकाश जब भी चलता है अपने समूह में चलता है परावर्तन के लिए। ठीक है, दो या दो से अधिक किरण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी एक इधर से भी एक फोकस से होके जाएगी। देखिए, जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो फोकस से होके जाती है, तो इधर भी वैसा गया, तो फोकस पे काटा। लेकिन ये जो जो किरणें थी वो कहाँ पे काट रही थी? सेंटर और फोकस के बीच में काट रही थी। कहाँ पे? बीच में। तो हमारा वस्तु उल्टा तो बनेगा ही, और कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा भी बनेगा। इसमें भी छोटा बनेगा क्योंकि ये काफी दूर था, इसलिए बिंदु नुमा बना। ये थोड़ा सा और पास है, तो इसलिए इसकी साइज थोड़ी सी क्या हो गई है? बढ़ गई है। ओके जी, तो अब देखिए, अब देखिए जहां देखिए क्या कह रहा है? इसकी प्राकृतिक कैसी है? बताइए भाई, प्राकृतिक कैसी है? वास्तविक ही होगा। ठीक है, क्योंकि बाईं तरफ बना है प्रतिबिंब, अगर दाईं तरफ बढ़ता है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। ओके जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वास्तविक व उल्टा, क्योंकि अवतल दर्पण में तो हमेशा उल्टा ही बनेगा और वास्तविक बनेगा। अब देखिए, इसका आकार जो कह रहा है कैसा है? वस्तु से क्या है? थोड़ा सा छोटा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वस्तु से छोटा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? वस्तु से छोटा। ओके जी, अब देखिए पूछ रहा है स्थिति, मतलब ये प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना है? तो ये हमारा जो है सेंटर और फोकस के बीच में बना है, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं? सी व एफ के बीच में। ओके जी, बीच में है, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है। आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया हो। यहाँ समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ओके जी, तो चलिए इसी के साथ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो हमारा तीसरी स्थिति है वो क्या है कि जब वस्तु किस पे हो? सी पे हो, मतलब केंद्र पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पे। ओके जी, अवतल दर्पण है। ओके जी, और ये देखिए जब हमने वस्तु को कहाँ पे रख दिया है? वक्रता केंद्र पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया है, तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगे किरण फोकस से होकर जब जाती है, और इसी का दूसरी किरण भी इसी से मुख्य फोकस होकर जा रही थी। ये दोनों किरण कहाँ पे काट रही थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल नीचे। कहाँ पे काट रही थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल नीचे काट रही थी। तो इसका मतलब क्या? जितना बड़ा प्रतिबिंब बना भी, और वो भी वक्रता केंद्र के नीचे भी बना, और बिल्कुल उसके सिमिलर बना, मतलब समान बना। ओके जी, अब देखिए, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसकी जहां डाल लिखिए प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक तो वही रहेगी, मतलब वास्तविक और कैसा? वास्तविक व उल्टा। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे सब लोग कुछ नॉइज हो रहा था, इसलिए मैंने नॉइज कैंसिलेशन लगा दिया था। ओके जी, माइक में। तो वास्तविक व उल्टा तो बनेगा ही, क्योंकि कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अब इसका आकार देखिए, आकार देखिए भाई, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा इसका आकार, मतलब उतना बड़ा वो प्रतिबिंब भी बना है, तो उसका इसका आकार हो जाएगा बराबर आकार का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वस्तु के बराबर हो गया। अब देखिए, इसकी स्थिति कहाँ पे है? बिल्कुल कहाँ पे? वक्रता केंद्र पर। तो हम लोग क्या लिख देंगे? वक्रता केंद्र पर। ओके जी, ये हमारा हो गया। आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया हो। यहाँ समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग तो कर ही दिए होंगे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना है, तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लाइट का इशू हो गया है और बाहर कुछ काम चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा नॉइज आ रहा है। ओके जी,
तो कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा। कल मैं फिर आऊंगा अपने इस सफर को यहीं से आगे बढ़ाने के लिए। ओके जी, तो कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और। तो भाई लेक्चर सब तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।